हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु और एंथनी का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक महामुर्दा। संजय गुप्ता पेश करते हैं महामुर्दा। रूपनगर का समुद्र, और ये उस समुद्र के नीचे का एक हिस्सा है। इस हिस्से में से समुद्री प्राणी ही नहीं नज़र आते, बल्कि कुछ इंसान भी नज़र आते हैं। और नज़र आती है एक बड़ी पनडुब्बी। यही पनडुब्बी उन इंसानों का निशाना होती है जहां आने वाले का भरपूर स्वागत किया जाता है। वेलकम वेलकम। काम हुआ? बिल्कुल। मुंबई, चेन्नई और बंगलौर में स्थित स्पेस रिसर्च सेंटरों की तरह हम दिल्ली के स्पेस सेंटर में मौजूद स्पेस प्लान को हासिल करने में भी कामयाब हुए हैं। ये रहा वह स्पेस प्लान। दिल्ली में इसकी सुरक्षा करने वाला कोई भी हमारे हथियारों के सामने नहीं टिक पाया। गुड। अब हमें बस कोलकाता के स्पेस सेंटर में मौजूद स्पेस प्लान और चाहिए। फिर इंडिया के सारे स्पेस सिस्टम पर हमारा कब्जा होगा। फिर हम सारी इंडिया को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे और कोई हमें रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि हमारा अड्डा समुद्र की गहराइयों में होगा। सही बात कही। इसलिए मैंने तेरे साथियों को दिल्ली के स्पेस सेंटर पर रोकने की जगह छोटा होकर उनके साथ यहाँ पहुँचना ठीक समझा। देश का वह रक्षक जिसकी आंखों से तुम जैसे भक्षक नहीं बच सकते। और मैं तुझसे निपटने के लिए भी तभी तैयार हो गया था जब देश के विभिन्न हिस्सों से स्पेस प्लानों के चोरी होने की खबर मुझ तक पहुंची थी। मैं जानता था कि तुम दिल्ली के स्पेस सेंटर को भी अपना निशाना बनाओगे, इसलिए मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। वैसे चाहता तो इन सबको दिल्ली के स्पेस सेंटर पर ही रोक सकता था, लेकिन तब दूसरे स्पेस सेंटरों से चुराए हुए प्लान नहीं मिलते जो इस समय तुम्हारे पास मौजूद है। इसलिए मैं यहाँ आया। ये तूने ठीक नहीं सोचा परमाणु, क्योंकि यहाँ से तुझे सीधा मौत के मुंह में जाएगा। मैं नहीं जाऊँ, मैं कहीं जाऊँ ना जाऊँ, तुम सब जेल ज़रूर जाओगे। और सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम्हारा देश अमेरिका दोस्त बनकर कैसे हमारे देश की पीठ में छुरा घोंप रहा है। ओह, ये बात तेरे साथ ही समुद्र की गहराइयों में दफन होकर रह जाएगी। ओह, किसी तेज़ प्रेशर सिस्टम से उन्होंने मुझे पनडुब्बी से बाहर उछाल दिया। अच्छा हुआ, ऐसे ही किसी समय के लिए मैं सांस लेने के लिए अपनी नाक में एयर फिल्टर लगा कर आया था। लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ पानी में क्यों उछाल दिया? उस साधारण प्रश्न का उत्तर ऐसा असाधारण और ख़तरनाक होगा, ये तो परमाणु ने सपने में भी नहीं सोचा था। ओह, ये खतरनाक समुद्री जीव। और इस जीव का पनडुब्बी के आसपास होने का एक ही मतलब है कि ये इनका रक्षक है। और इसका हमला बता रहा है कि ये इंसानी मांस खाने का ज़बरदस्त शौकीन है। लेकिन अफसोस, आज इसे खाने को सिर्फ परमाणु छल्ले ही मिलेंगे। लेकिन वे परमाणु छल्ले निशाने तक पहुंच नहीं पाए। ओह, मैं भूल गया हूँ कि मैं पानी के अंदर हूँ। यहाँ मेरे परमाणु छल्ले बेकार हैं। परमाणु रस्सियों में भी उस तक जल्दी से जल्दी पहुँच पाने की गति नहीं, जबकि वह मुझ पर गोली की तेज़ी से हमला कर रहा है। इसकी तेज़ी मुझे कभी भी अपना शिकार बना सकती है, इसलिए इसे ठिकाने लगाने के लिए मुझे जल्दी कुछ करना होगा। एक मिनट, मैं बेकार ही उस पर निशाना साथ साथ का परमाणु रस्सियाँ फेंक रहा हूँ। मैं यहाँ परमाणु रस्सियों का ढेर क्यों नहीं फैला देता? बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और अब जब पानी में चारों तरफ परमाणु रस्सियाँ ही रस्सियाँ तैर रही थी, तो वह भयानक समुद्री जीव उनसे बचकर कहाँ जाता। और जब एक बार फंसा तो फंसता ही चला गया। परमाणु रस्सियों से छूटने के प्रयास में उसने अपने आप को इतना फंसा लिया है कि अब इसके छूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मुझे इस पनडुब्बी को भी अपनी परमाणु रस्सियों में फंसा लेना है, ताकि मैं इसे आराम से अपने साथ खींचकर समुद्र से बाहर ले जाऊं। पनडुब्बी में सवार अपराधी जब तक कुछ समझेंगे तब तक उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर चुकी होगी। ओह, वह क्या? तबाही देख, मुझे यहाँ से भागना होगा। तबाही देख ली थी उसने उन लेज़र बीम्स के रूप में। और जैसे ही वे लेज़र बीम्स पनडुब्बी से टकराई, वैसे ही पानी में एक तेज़ धमाका हुआ और पनडुब्बी और उसमें मौजूद इंसानों का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उफ़, इन लेज़र गाइडेड बीम्स को अपराधियों के आकाओं ने ही छोड़ा था, क्योंकि यहाँ से हज़ारों मील दूर बैठे उनके आका जान चुके थे कि उनका काम बिगड़ गया, कोई उन तक ना पहुँच पाए। इसलिए उन्होंने पनडुब्बी सहित अपने सभी एजेंटों को ख़त्म कर दिया। उनसे स्पेस प्लान मैं पहले ही हथिया चुका था, इसलिए यहाँ मेरा काम भी खत्म। सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। समुद्र की उस गहराई में कुछ ऐसा भी था जिसकी शुरुआत हो रही थी। दिल्ली। नमस्कार, आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर विनय बोल रहा हूँ। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ?
यहाँ कोई गड़बड़ नज़र आ रही है इंस्पेक्टर, आपको तुरंत ही यहाँ पहुँचना चाहिए। कहाँ? कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में? हाँ इंस्पेक्टर साहब। मैं जब अपनी कार से साउथ ब्लॉक के कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो मुझे कुछ लोग रहस्यमय तरीके से कब्रिस्तान में घूमते दिखाई दिए। मेरे पास आपका हॉटलाइन नंबर था, मैंने आपको फ़ोन मिला दिया। आप पुलिस पार्टी के साथ कब्रिस्तान पहुंच रहे हैं ना इंस्पेक्टर विनय? हाँ हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। इंस्पेक्टर विनय की अनुपस्थिति में उनकी हॉटलाइन सुनकर उनसे पहले अपराधी तक पहुंचकर उसे दबोच के वाहवाही लूटने का आइडिया भारी पड़ गया लगता है सर जी। बात तो यही है हवलदार धनुष, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। कॉल हमने रिसीव किया तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे सर जी? इंस्पेक्टर विनय के इस कमरे से बाहर निकलकर फिर बताता हूँ। वह आ गया तो हमें यहाँ पाकर कई उल्टे सीधे सवाल दागना शुरू कर देगा। तुम साउथ ब्लॉक के कब्रिस्तान चलने के लिए गाड़ी तैयार करो, मैं रोज़ाना मचे में रवानगी चढ़ा कर आता हूँ। ओके सर जी। जैसे ही इंस्पेक्टर धनुष और हवलदार बाण थाने से बाहर निकले वैसे ही अंदर पहुंचा इंस्पेक्टर विनय। ये दोनों कहाँ चले? रोज़ाना माचे में साउथ ब्लॉक के कब्रिस्तान के बारे में लिखा है, वहीं जा रहे होंगे। कोई कॉल थी? यहाँ तो कोई कॉल नहीं आई। आपके हॉटलाइन पर आई हो तो पता नहीं, ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा। उन दोनों खुराफातियों ने मेरे पीछे मेरी हॉटलाइन पर कोई कॉल रिसीव की होगी जिसका श्रेय लेने में निकल चुके हैं। वह कॉल मेरे लिए थी, इसलिए मेरी ये मोरल ड्यूटी बनती है कि धनुष बाण के पीछे मैं भी पहुँचूँ। साउथ ब्लॉक के कब्रिस्तान में कब्रों को खोदकर इन्होंने कई मुर्दे बाहर भी निकाल लिए हैं। ये मुर्दा चोर हैं सर जी। कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो यहाँ? ये तो कब्र खोद रहे हैं सर जी। कब्र खोदना बंद करो और अपने हाथ उठाओ, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। ये जो कर रहे हैं ना वो करने दो इंस्पेक्टर। तो तुम कौन हो? तुम्हारे हाथों गिरफ्तार होने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये इनका बॉस लगता है सर जी। सबसे पहले मैं इसी को गिरफ्तार करता हूँ। मुझ तक पहुँच पाए तो कर ले मुझे गिरफ्तार। गोलियाँ तो तेरे पास पहुँचेंगी? नहीं पहुँचेंगी। ओह नो, क्या मुसीबत है ये, तेरी समझ में नहीं आएगी। इसलिए तू मौत की नींद सो जा। उफ, तुझे लाशों की ज़रूरत है इंस्पेक्टर। तू मरेगा तो तेरी मेरी ज़रूरत में एक लाश का इजाफा ही होगा। अब मरेगा तू। अब तो सचमुच मरना ही था इंस्पेक्टर धनुष को, और मर भी जाता अगर वहाँ ना आ पहुँचता। परमाणु बचाने का धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम जैसों को बचाने का और इन जैसों को जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाने का ठेका ले रखा है। थाने से चलते हुए मैंने ये नहीं सोचा था कि गड़बड़ इतनी बड़ी होगी। अच्छा हुआ है इंस्पेक्टर विनय बनकर नहीं परमाणु बनकर पहुँचा। ओह, जानता है मेरे पास किस चीज़ का ठेका है? तुम जैसों को यमराज के पास पहुँचाने का। ऐसे कई ठेकेदारों की ठेकेदारी परमाणु ख़त्म कर चुका है। आज तेरी भी खत्म होगी। तुमसे कहा गया था कि ये खुदाई बंद करो तो बंद करो। इस समय ना तो मेरे पास परमाणु से भिड़ने की पर्याप्त शक्ति है और ना मैं उससे भिड़कर उसे इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं फिर से दिल्ली में क्या करने जा रहा हूँ। फ़िलहाल मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन जाते जाते मैं इसका इंतज़ाम ज़रूर करके जाऊँगा कि अगर मैं दोबारा दिल्ली में लौट कर आऊँ तो परमाणु मेरे रास्ते का रोड़ा ना बन सके। पीछे क्या हो रहा था परमाणु उससे बेखबर था। धड़ाक! अगर तुम पहले ही रुक जाते तो कम से कम हड्डियाँ तो टूटने से बच जाती। अब मैं तुम्हारे सरदार के साथ तुम्हें जेल ले चलता हूँ। अरे तुम्हारा सरदार कहाँ गया? अभी तो यहीं था। अरे वह क्या है? उफ, ये क्या है? बेहद खौफनाक, चिया, बेहद खतरनाक। इंस्पेक्टर धनुष ने परमाणु को संभाला। परमाणु, तुम ठीक तो हो ना? घबराना मत। मैं अभी सरकारी बारूद उसके शरीर में भरकर उस शैतान का खात्मा करता हूँ। थाए थाए मैं अपने डंडे से उसकी खाल पाड़ता हूँ। तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे। भाग जाओ यहाँ से। सर जी, अगर परमाणु कह रहा है कि भाग जाओ तो हमें भाग ही जाना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा हुआ वे दोनों भाग निकले। अब मुझे एक ही चिंता हो गई कि अपना बचाव करूं और इस पर वार करूं। मेरे वार भी ज़ोरदार होने चाहिए। साधारण वारों से इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। ओह, असाधारण वार भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब क्या करूं? ओह, इसने तो मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। ये क्या? इसकी भुजाओं पर तो यहाँ वहाँ परमाणु रस्सी लिपटी हुई है, जबकि मैंने अभी तक इस पर अपनी परमाणु रस्सी का कोई वार नहीं किया। फिर ये इसकी भुजाओं पर कहाँ से आई? याद आ गया, रूपनगर के समुद्र के घर में मेरी इससे मुठभेड़ हुई थी और मैंने वहाँ से परमाणु रस्सियों से जकड़ कर डाल दिया था। इसका दिल्ली में और
उस मुर्दा चोरों के सरदार के पास होने का क्या मतलब है? एक ही मतलब है इसका। रूपनगर से किसी मुसीबत ने सिर उठाया है और वह मुसीबत अपनी जड़ें दिल्ली में तलाश कर रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन सबसे पहले समस्या है इसके इन शिकंजों से छूटने की, जो मेरी हड्डियों का सुरमा बना देने को उतारू हैं। और छूटने के लिए मुझे बोलना होगा, ट्रांसमिट होकर एक समस्या से बच निकला था परमाणु। लेकिन असली समस्या तो अभी भी मुंह बाए खड़ी थी। इसे कैसे ख़त्म करूं, जिस पर ना बारूद असर डाल रहा है, और ना मेरे परमाणु छल्ले। तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है परमाणु। प्रॉपोट, सही समय पर तुमने मुझसे कांटेक्ट किया। जल्दी से मुझे इसका हल बताओ। परमाणु के मस्तिष्क में गूंजती प्रॉपोट की आवाज़ वहल बताती चली गई। सब कुछ सुनने के बाद, ओके प्रॉपोट, मैं ऐसा ही करता हूँ। संभल कर परमाणु, इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ, ऐसा खतरा तो है, लेकिन बिना ऐसे खतरे उठाए मानवता की रक्षा कैसे की जा सकती है? शैतानी ताकतों को कहाँ ख़त्म किया जा सकता है? उफ! इसने अपनी नुकीली भुजाओं को मेरे शरीर से आर पार कर दिया है और उससे मुझे झटके देने शुरू कर दिए हैं। इसकी ये दोहरी मार मुझ पर बहुत भारी पड़ रही है, लेकिन फिर भी मुझे इसे लेकर उड़ते रहना है, तब तक जब तक मैं प्रॉपोट की बताई जगह तक ना पहुंच जाऊं। और वह जगह इस दीवार की दूसरी तरफ है। भड़ाक! एक फर्नेस के रूप में, जिसमें वह पिघला लोहा भरा हुआ है, जो इस शैतान को पिघलाकर उसे अपने में समेट लेगा। छपाक! दहकती भट्टी में गिरने के बाद वह प्राणी बचने के लिए बुरी तरह झटपटाया, लेकिन अपने भीषण ताप से मोटे लोहे को पिघला देने वाली भट्टी में गिरकर कोई बचा है क्या? नहीं बचा। वह शैतान भी नहीं बचा। थैंक यू प्रॉपोट, तुमने सही समय पर एडवाइस देकर मुझे मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। क्या तुम बता सकते हो कि मैं कहाँ से आया था? रूपनगर की तरफ से। रूपनगर बॉर्डर पर लगे कैमरों ने सबसे पहले उसे देखा था। ओह, इस मामले की तह तक पहुँचने के लिए मुझे रूपनगर जाना होगा, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो आने वाले दिनों में दिल्ली पर कोई बड़ी तबाही टूट सकती है। दिल्ली पर तबाही तोड़ने वाला भी इस समय रूपनगर में ही मौजूद था। परमाणु के बीच में आने से मुर्दे इकट्ठे करने के लिए जिस उद्देश्य को दिल्ली में पूरा नहीं कर पाया हूँ, उसे पूरा करने के लिए मैं रूपनगर आ गया हूँ। मुझे ये बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी कि यहाँ के कब्रिस्तानों में मैं अपना काम आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि परमाणु की तरह यहाँ मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। रूपनगर में कोई क्यों नहीं था? प्रिंस था वहाँ। जिसकी आंखें रूपनगर में गलत काम होता देखती हैं तो उसके हलक से निकलती है करकशाट, काँव काँव। और जब प्रिंस के हलक से करकशाट निकलती है तो फटती है एक कब्र, कड़ाक। बाहर आता है एक मुर्दा, एंथनी नामक वह मुर्दा जो मरने के बाद भी जिंदा है, गलत कामों को रोकने के लिए और गलत काम करने वालों की सांसें रोकने के लिए। वारे जिंदा इंसानों, मुर्दों को भी चैन से सोने नहीं देते। मुर्दे निकालकर तुमने जिन कब्रों को खाली किया है उनमें अब तुम सोओगे, मुर्दा बनकर। ओह, कौन है ये हमारे काम में टांग अड़ाने वाला? एंथनी गोंजाल्विस, मुर्दा। यह मुर्दा है तो देख क्या रहे हो? चिता जला दो इसकी। चिता जलानी मुझे भी आती है और उसके लिए मेरे पास ठंडी आग है। तर 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 तर। ओह, यह मुर्दा तो बहुत ही खतरनाक है। मुझे तुरंत इसका कोई प्रबंध करना होगा। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही मुर्दे को मुर्दा काटेगा। आग! तू भी मुर्दा, ये भी मुर्दा। देखे कौन किसको मौत देता है। ये काम मुझे ही शोभा देता है। मैं ही इसे अंजाम दूंगा इस तरह से। अब तेरी बारी है। नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी इस बारी को काटने का इंतज़ाम कर लिया है तेरे इस पुतले के रूप में, जिसकी वजह से तू टिकनी का नाच नाचेगा। ओह, चीखने के लिए भी मजबूर होना पड़ता। अगले ही क्षण एंथोनी को न केवल रुकने के लिए बल्कि लाख चाहकर भी तू तिल भर भी नहीं हिल पाएगा। चीखने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। आह! हा 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 हा। चीखने लगा ना? चीख, खूब चीख। चीखने के सिवा तू कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि लाख चाहकर भी तू तिल भर भी नहीं हिल पाएगा। और जब तू हिल ही नहीं पाएगा तो बता कैसे बचेगा तू इस आग से जो चारों तरफ से तुझे जलाने के लिए बढ़ रही है। ओ नहीं, राख होकर तेरा मुर्दा शरीर मोक्ष को प्राप्त होने जा रहा है एंथनी। लेकिन मुझे खेद है कि मैं इस दृश्य को अपनी आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे इन सभी मुर्दों के साथ जाना है। वह सैकड़ों मुर्दों को अपने साथ लेकर जा रहा है, पर मैं उसे नहीं रोक सकता। जो आग चारों तरफ से मुझे जलाने के लिए बढ़ रही है वो कैसे रुके?
शरीर में भी कोई हरकत नहीं हो रही। अब तो एक ही रास्ता बचता है। प्रिंस बचाएगा मुझे। प्रिंस, मेरे पास जल्दी आ। मैंने जो बताना था तुझे बता दिया। अब जो करना है तुझे करना है, और वो भी जल्दी, बहुत ही जल्दी। काव! मुझ पर भरोसा रखो, मैं अभी गया और अभी आया। प्रिंस को वापस लौटने में ज़्यादा देर नहीं लगी। काव काव! हज़ारों कौओं की वो फौज उसके साथ थी जिन्होंने एंथनी पर हमला बोल दिया था। काव 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 काव! उसका मांस नोचना शुरू कर दिया था। काव काव काव! हजारों कौओं ने एंथनी के मांस को नोचकर कुछ ही पलों में उसे कंकाल बना डाला। यही तो चाहता था एंथनी। अब मैं हिलडुल सकता हूँ। मेरे शरीर से वुडू तंत्र का प्रभाव खत्म हो गया, क्योंकि एंथनी के मांस वाले शरीर का पुतला बनाकर उसे वुडू तंत्र का शिकार बनाया गया था, जबकि इस समय मेरा शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा है। अब तो इन हड्डियों पर मांस तभी आएगा जब इनका दुश्मन खत्म हो जाएगा, और इनका वह दुश्मन अगर जहन्नुम में भी पहुंच गया होगा तो अभी एंथनी उसके पीछे वहां पहुंच जाएगा। एंथनी को ही नहीं, परमाणु को भी उसकी तलाश थी। यही वो जगह है जहाँ मेरे अमेरिकी एजेंटों और उस समुद्री प्राणी से मुठभेड़ हुई थी। मुझे यहीं कहीं आसपास कुछ ऐसा मिलना चाहिए जिसका संबंध दिल्ली में घटी घटनाओं से है। परमाणु जिनके लिए समुद्र के उस हिस्से की खाक छान रहा था, वह तलाश जल्दी ही पूरी हुई। वो ये क्या है? समुद्र के नीचे बनी इस चट्टानी गुफा में ये विचित्र से सामान के पड़े होने का क्या मतलब है? इस सामान के साथ साथ यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो किसी की रोज़मर्रा की ज़रूरतों में काम आती हैं। इसका एक ही मतलब है, यहाँ कोई रहता है, लेकिन वह कोई साधारण इंसान नहीं रहा होगा। कौन होगा वह? इन रहस्यमयी सामानों को देखकर मेरे सवालों का जवाब मुझे एक ही शख्स दे सकता है, दिव्य ऋषि महर्षि कपिला, जो इस समय हिमालय पर तपस्या में लीन है। महर्षि कपिला के बारे में जानने के लिए पड़े तबाह होगी दिल्ली। परमाणु के महर्षि कपिला को ढूंढने में ज़्यादा देर नहीं लगी, और महर्षि कपिला को यह बताने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि हम अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर तुम्हें बता सकते हैं पुत्र परमाणु, कि इन रहस्यमयी वस्तुओं का संबंध विराक्षा से है। विराक्षा? वही विराक्षा जो अंतिम राक्षस चंडकाल का शिष्य है, और कुछ समय पहले जिसने दिल्ली को तबाह करने का प्रयत्न किया था। हाँ, अपनी शैतानी शक्तियों के साथ वही समुद्र पर बने अपने गुप्त ठिकाने पर रहकर राक्षस राज की गहन तपस्या में लीन था। अचानक ही उसके ठिकाने के पास हुए भीषण विस्फोट ने उसकी तपस्या भंग कर दी और उसे फिर से भान करा दिया कि वह दुनिया में छिपने नहीं बल्कि राक्षस राज फैलाने आया है। बस ऐसा भान होते ही वह एक समुद्री प्राणी को अपने साथ लेकर समुद्र से बाहर निकल आया और दिल्ली पहुंचकर वहां के मुर्दों को जगाने में व्यस्त हो गया। अपनी शैतानी शक्तियों से मुर्दों को जगाकर वह करना क्या चाहता है? पिछली बार विराक्षा ने तपनासुर नामक एक ऐसे विनाशकारी शैतान को जीवित कर लिया था जिसने अमृत पान किया हुआ था, परंतु उसे तुम मेरे सहयोग से सूर्य के ताप के नज़दीक ले जाकर समाप्त करने में सफल हो गए थे। परंतु वास्तविकता यह है कि उस समय तुम तपनासुर के मात्र शरीर को समाप्त कर पाए थे। उसकी आत्मा अभी भी विचर रही है और एक अत्यंत शक्तिशाली शरीर पाने के लिए उतावली है। तपनासुर की उसी आत्मा को शरीर देने के लिए विराक्षा मुर्दों को इकट्ठा करता फिर रहा है। इस तरह वह एक ऐसे महामुर्दे का निर्माण करना चाहता है जिसमें एक नहीं सैकड़ों हजारों शैतानी शक्तियों के प्राण तो होंगे ही, साथ ही तपनासुर जैसे शक्तिशाली शैतान के भी प्राण होंगे। तुम जैसा अगर कोई उस महामुर्दे को मारना चाहेगा तो कितनों के प्राण ले पाएगा? 2 के, 10 के, 50 के? जबकि महामुर्दा तो सैकड़ों प्राणों का स्वामी होगा। दूसरे शब्दों में ये कहें कि महामुर्दा के रूप में तपनासुर की आत्मा ठीक वैसे ही अमर हो जाएगी जैसे कभी पहले थी, और विराक्षा उनके बल पर ठीक वैसे ही विनाश मचाएगा जैसे पहले मचवाया था। ऐसा नहीं होगा ऋषिवर। तपनासुर अमृत पीकर रावण की तरह अमर था, लेकिन फिर भी आपके सहयोग से मैंने उसे खत्म कर दिया था। आपका आशीर्वाद साथ रहा तो यह महामुर्दा भी खत्म होगा। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। जल्दी जाओ, तुम्हारे शहर को तुम्हारी तुरंत आवश्यकता है। दिल्ली को सच में परमाणु की ज़रूरत थी, क्योंकि उसकी सड़कों पर मौजूद था महामुर्दा। हा 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 हा। सारी दुनिया पर राक्षसी राज कायम करने की शुरुआत मैंने इसी शहर से की थी, और मैंने परमाणु के हाथों हार भी इसी शहर में खाई थी। इसलिए बार बार इस शहर में लौट कर आता हूँ मैं, लेकिन अब नहीं जाऊँगा, अब नहीं आऊँगा, क्योंकि अब महामुर्दा इस शहर को शहर नहीं रहने देगा, शमशान बना देगा। एक ऐसा शमशान जहाँ मुर्दे तो बहुत होंगे लेकिन चिताओं की अग्नि देने वाला कोई नहीं होगा। शायद मैं कुछ गलत बोल गया। मुर्दे तो इस शहर में होंगे ही नहीं। इस शहर में अब जो भी मुर्दा बनेगा वो महामुर्दे के शरीर का हिस्सा बनता चला जाएगा, और ऐसा होगा उस शैतान खोपड़ी की मदद से जो अपनी शक्तियों से मुर्दों के शरीर को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करके उन्हें महामुर्दे का रूप दे रही है। इन मुर्दों में तेरा भी एक मुर्दा शामिल होगा विराक्षा। ओह परमाणु, तो तुझे पता चल ही गया मैं कौन हूँ। और
तेरी दिल्ली किसकी वजह से तबाह होने जा रही है? सारे संसार में राक्षस राज कौन कायम करने जा रहा है? ना कहीं राक्षस राज कायम होगा और ना दिल्ली तबाह होगी। तबाह तो तेरा यह महामुर्दा होगा जिसके बल पर तू उछल रहा है। हा 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 हा। मेरी शक्तियाँ और सैकड़ों मुर्दों से बने महामुर्दों का तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितनी भी ताकत आजमा ले, कितने भी वार कर ले, शैतान खोपड़ी की शक्तियाँ किसी भी महामुर्दे को महामुर्दे के शरीर से अलग नहीं होने देंगी। जबकि महामुर्दा तुझे मुर्दा बनाकर अपने शरीर में ज़रूर शामिल करेगा, कितना भी बच ले, जितना भी भाग ले। ओह, महामुर्दा के कई हाथ तेज़ी से मुझे जकड़ने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे इनसे बचने के लिए ट्रांसमिट होना होगा। ओह, परमाणु के कुछ करने से पहले महामुर्दा का एक हाथ परमाणु की बेल्ट तक पहुंचा। अगले ही क्षण एक तेज झटके से परमाणु की बेल्ट उसके शरीर से अलग हो गई। परमाणु का इसका पता चला, लेकिन देर से। ओह, अपने हज़ारों हाथों की मदद से महामुर्दे ने मेरी कमर से मेरी बेल्ट नोच ली है। अब मैं अपनी वैज्ञानिक शक्तियों से न इससे बच सकता हूँ और न इस पर कोई वार कर सकता हूँ। अब तो मेरी शारीरिक ताकत ही मेरे काम आएगी। उफ! जल्दी परमाणु को पता चल गया कि शारीरिक शक्ति में उसका और महामुर्दे का कोई जोड़ नहीं था, क्योंकि परमाणु का अकेला शरीर था, उसकी अकेली जान थी, जबकि महामुर्दा सैकड़ों शरीरों और जानों का मालिक था। आह! हा हा हा। ऐसे समय में चीख मत परमाणु, बल्कि शांत रहकर अपने इष्ट देवों का नाम ले, क्योंकि यह समय तेरी जिंदगी का आखिरी समय चल रहा है। ओह, अगर ये आखिरी समय है तो ये समय परमाणु का नहीं है, तेरा है एंथनी। तू एंथनी है। हाँ एंथनी, वह मुर्दा एंथनी जो तेरी शक्तियों को मात करके इस रूप में जिंदा है, तेरे महामुर्दा को ख़त्म करने के लिए। ओ ये क्या हो रहा है? मैं उस महामुर्दा के शरीर की तरफ क्यों खिंच रहा हूँ? ओह, तुम एक मुर्दा हो एंथनी, और महामुर्दा के शरीर में शैतान खोपड़ी नामक मुर्दों को अपनी तरफ खींच लेने वाला चुंबक है। संभल कर रहना, अगर उसने तुम्हें खींच लिया तो तुम भी महामुर्दा के शरीर का ही भाग बन जाओगे। खुद को संभाल कर तबाही मचाने वाले उस महामुर्दा को नहीं संभाला जा सकता। सही कहा, लेकिन फ़िलहाल इसका कोई हल नहीं है। जब तक कोई हल नहीं निकल आता तब तक हमें ये सावधानी बरतनी होगी। एक हल है, और उसके लिए सारी सावधानियों को ताक पर रखना होगा। अरे अरे रुको एंथनी, तुम्हें महामुर्दा के पास नहीं जाना चाहिए। उफ था। हा हा हा। तेरे लाख रोकने के बाद ही वह मुर्दा महामुर्दा के शरीर का हिस्सा बन ही गया। अब इस शहर की तबाही का वह भी जिम्मेदार होगा। ओह, एंथनी की ठंडी आग महामुर्दा के हाथों से निकल रही है। इसकी माँ बहन हो गई। यानी वह अब एंथोनी की शक्तियों का भी दिल्ली की तबाही के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब दिल्ली नहीं बच सकती, अब तो वह तबाह होकर ही रहेगी, और उसके बाद भगवान ही जाने क्या होगा। अरे ये क्या हो रहा है? अचानक महामुर्दा का सारा शरीर कांपने क्यों लगा है? उसके साथ क्या हो रहा है? महामुर्दा के साथ जो हुआ कल्पना से परे था। भचाक! एक तेज़ आवाज़ के साथ सभी मुर्दे महामुर्दा के शरीर से अलग हो गए। इसी के साथ विराक्षा की आंखें फटी की फटी रह गई। सभी मुर्दों से अलग होकर मेरी शक्तियों की अद्भुत कृति महामुर्दा को ख़त्म कर डाला। कैसे हुआ? ऐसा कैसे हुआ? मेरी वजह से हुआ। मैंने महामुर्दा के शरीर का हिस्सा बनकर महामुर्दा के शरीर की सबसे बड़ी ताकत, तेरी उस शैतान खोपड़ी को उसके शरीर से अलग कर दिया। हालांकि ऐसा करने में मुझे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिर में सफल हुआ। वाह, तो यही करने के लिए तुम महामुर्दा के शरीर का हिस्सा बने थे? यही था तुम्हारा हल? हाँ परमाणु, यही मेरी कोशिश थी, और शुक्र है मैं इसमें जीत गया और यह शैतान हार गया। अभी तो इसे ज़िंदगी हारनी है। हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिर तपनासुर की आत्मा को बुलाने के लिए अपनी किसी दूसरी शैतानी शक्ति से महामुर्दा का निर्माण कर देगा। तुम दोनों की शक्तियाँ विराक्षा का बाल भी बाका नहीं कर सकती, मैं जानता हूँ। तभी मैं इस दिव्य रुद्राक्ष का प्रयोग कर रहा हूँ, जिसे महर्षि कपिला ने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया था। और फिर सदा के लिए शांत कर दिया। परमाणु के हाथ में थपे दिव्य रुद्राक्ष के तेज ने विराक्षा को पहले तड़पाया और फिर सदा के लिए शांत कर दिया। खत्म हुआ ये शैतान, और इसके खत्म होने के साथ ही मेरा शरीर फिर से सामान्य हो गया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।